चुनाव सर पर है, इसलिए सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने भारत की कुल जीडीपी में 18% का योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ किसानों की दुर्दशा अंतिम मुहर जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आग और भूखमरी जैसे संकटों का सामना है कि अगर बेटी की शादी हो या फिर एक कमरा बनवा ले तो उनके घर की अर्थव्यवस्था जो है एक दशक की महत्वता को कागजों से निकाल कर किसान फैसला लेते लेते कभी इतनी देर हो जाती है कि कुछ किसान परिवार के लिए या खुशनसीबी नई पीढ़ी खेती और किसानी का काम करे। उन्हें अब कृषि घाटे का सौदा तय किए गए कीमतों से भी उपजाया और खेती में लगाया जैसी स्थिति निरंतर आंदोलन सुर्खियों में है। जी हाँ, किसानों ने आंदोलन 2.0 के लिए एक बार फिर से कमर कस ली है। इस तरह का व्यापक आंदोलन आपने 2021 में देखा होगा, लेकिन इस बार किसानों की मंशा पिछली बार के आंदोलन के मुकाबले 10 गुना बढ़ के है। इस बात की गवाही पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से सटे दिल्ली बॉर्डर की ये तस्वीरें दे रही है। हम आपको बता दें कि इस आंदोलन को दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है, यह कुछ एक संगठनों का प्रदर्शन बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से किसानों के रैलियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस बात से आंदोलन की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर कटीली तारों से घेरा जा रहा है। अगर इस स्थिति में भी किसान जबरन दिल्ली में घुसने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए बॉर्डर सील करने की व्यवस्था भी की जा रही है। वहां पर खाली टैंकरों को रखा गया है ताकि किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश न कर सके। और खबर तो ये भी है कि सुरक्षा के सारे इंतजामों के साथ साथ अस्थायी जेल का भी निर्माण किया गया है। चुनाव सर पर है, इसलिए सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों की मान मनोबल जारी है, लेकिन किसानों का तेवर कुछ और ही कह रहा है। वहीं इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल करेंगे और काम बंद करेंगे। इन सब खबरों को देखकर आपको भी लगता होगा कि ये किसान बार बार प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, आखिर इनकी मांग क्या है। और तो और भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ पर किसानों की हालात इतनी खराब क्यों रहती। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर किसानों की मांग क्या है। संयुक्त किसान मोर्चा समेत देश के कई किसान संघ जो है पिछले कई सालों से एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग कर रही है। और इस बार भी उनका मांग मुख्यतः एमएसपी पर कानून बनाने की ही है। लेकिन इसके साथ न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक किसान प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन यानी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही किसान कृषि ऋण माफ करने और पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसान लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो मुख्यतः यह 4 मांग किसान संघों की समझने वाली है कि एमएसपी आखिर है क्या, जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन, लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार या मूल्य रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संकलन है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इसका अस्तित्व वर्ष 1965 में आया था। इन सारे प्रतिक्रियाओं से गुजरकर जो है किसानों की फसलों की MSP तय की जाती है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक कमेटी लगाती है। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। हालांकि हम आपको बता दें कि भारत सरकार केवल 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और एक गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य यानी कि FRP तय करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग के बारे में। ऑफिशियल तौर पर जो स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था वो वर्ष 2004 में किया गया था। इस आयोग को हम राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग की अध्यक्षता हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने की थी, इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर स्वामीनाथन आयोग में क्या क्या सुझाव थे। देश में खाद्य एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए रणनीति, फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी के लिए स्थिरता में सुधार, वैश्विक कीमत गिरने पर किसानों को आयात से बचाना और साथ ही साथ किसानों को औसत लागत से कम 50% से अधिक MSP। जी हाँ, ये सारे पॉइंट स्वामीनाथन आयोग के सुझाव में शामिल थे, जिसकी मांग अभी किसान कर रहे हैं। तो अंत में हम बात करेंगे सबसे जरूरी टॉपिक पे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ किसानों की हालात इतनी खराब क्यों है। हम आपको बता दें कि भारत की कुल आबादी की 58% आबादी कृषि पर आश्रित है। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि भारत के किसान भारत की कुल GDP में 18% का योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ किसानों की दुर्दशा इतनी खराब है। यदि किसानों को खेती से लाभ दिलाने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। संभव है कि रोजी रोटी के लिए किसान अन्य क्षेत्रों की ओर रुख कर जाएंगे और हमें गंभीर अकाल और भूखमरी जैसे संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। केवल किसान कॉल सेंटर स्थापित करने
और कृषि रोड मैप तैयार करने से किसानों के समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत है इसकी महत्वता को कागजों से निकालकर किसानों के बीच लाने की। विगत कुछ वर्षों में मानसून सामान्य और असामान्य होने के बावजूद भी देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आलम यह रहता है कि कुछ एक राज्यों में भंडार गृह में स्टॉक से अधिक अन्न जमा किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें खुले आसमान के नीचे रखने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे कई बार मीडिया में अनाज सड़ने की खबरें भी आते रहती हैं। अनाज की बर्बादी का सबसे ज्यादा दुख किसानों को होता है, जो पूरे वर्ष दिन रात मेहनत करके फसल को तैयार करते हैं, लेकिन इस दौरान बीज की उपलब्धता से लेकर फसल की कटाई फिर उसे गोदाम तक पहुंचाने में उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा कोई वातानुकूलित कमरों में बैठकर देश की योजना बना रहे बाबू को नहीं हो सकता। आर्थिक स्तर पर मजबूती और बढ़ते औद्योगिकरण के बावजूद भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में ही गिना जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत का कुल 58% आबादी किसानी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक कृषि बजट को प्रमुखता से फोकस करती है और समय समय पर प्रभावी कृषि नीतियां भी लागू करने का सरकारों की तरफ से प्रयास किया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप कभी अनाज के संकट से गुजरने वाला भारत आज प्रोडक्शन के मामले में इतना आत्मनिर्भर बन चुका है कि अब हम दूसरे देशों को भी इसका निर्यात करते हैं। लेकिन इस उपलब्धि के बीच हम देश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाले किसान को भूल जाते हैं, जो आज भी आत्मनिर्भरता के बजाय गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर है। और देश का पेट पालने वाला किसान खुद का पेट भरने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाता है और कभी कभी उनका यह संघर्ष उनको इतना मजबूर कर देता है कि उनके पास आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं बचता। एक सर्वे के अनुसार देश में धनी किसानों की अपेक्षा में मंझले या फिर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो पहले साहूकार और अब बैंकों से कर्जा लेकर कृषि कार्य करते हैं। जब किसी भी कारण से किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है और वे समय पर लोन चुका नहीं पाते हैं तो दबाव में आकर वे आत्महत्या भी कर लेते हैं। उनकी हालात ये है कि अगर बेटी की शादी हो या फिर एक कमरा बनवा लें तो उनके घर की अर्थव्यवस्था जो है एक दशक पीछे चली जाती है। क्षेत्र में आई सुखाड़ और बाढ़ की समस्या के कारण सबसे पहला नुकसान किसानों का ही होता है। हालांकि सूखा, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति के दौरान सरकार उन्हें कर्ज माफ भी कर देती है, लेकिन यह फैसला लेते लेते कभी इतनी देर हो जाती है कि कुछ किसान परिवार के लिए यह खुशनसीबी बेईमानी सी हो जाती है। आज आजादी के 75 साल बाद देश के छोटे और मंझले वर्ग के किसान नहीं चाहते कि उनकी नई पीढ़ी खेती और किसानी का काम करे। उन्हें अब कृषि घाटे का सौदा नजर आने लगा है। वे कृषि लोन लेकर या फिर साहूकार से पैसा उठाकर प्रति घंटे के हिसाब से सिंचाई और भाड़े पर ट्रैक्टर लेकर खेत जुतवाना उनके लिए काफी महंगा साबित होता है। फिर बात आती है खाद और बीज की, जिसे पैक्स जैसे सरकारी संस्थानों के माध्यम से कम दामों पर उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है, लेकिन शायद ही कभी समय पर किसानों के लिए यहाँ सामग्री उपलब्ध हो पाई है। देरी का असर बुआई और फसल उत्पादन पर भी पड़ता है, जिससे बचने के लिए किसान कई बार बाजार से ही ऊंचे दामों पर सामान खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। फसल को कीटनाशकों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन का भी कभी कभी बुरा प्रभाव पड़ता है। उचित अनुपात में प्रयोग की जानकारी नहीं होने से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। परिणाम स्वरूप कभी फसल जल जाती है तो कभी आशा के विपरीत उत्पादन होता है। हालांकि सरकार की ओर से कृषि मेला और दूसरे अन्य माध्यमों से किसानों को जानकारी देने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन वह दूर दराज में रहने वाले किसानों तक नहीं पहुंच पाती। ये सारी समस्याएं तो हैं ही, लेकिन इस सब में सबसे बड़ी समस्या है बाजार की। जब किसान अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ फसल को बेचने जाता है, जहां अधिकारियों की लापरवाही और जागरूकता की कमी के कारण उसे सरकार द्वारा तय किए गए कीमतों से भी कम पैसे मिलते हैं। ऐसे में खेती में उपजाया और खेती में लगाया जैसी स्थिति निरंतर बनी रहती है। देश का पेट पालने वाला किसान अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कृषि के अलावा मवेशी पालन और कभी कभी मजदूरी करने को भी विवश हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आधा से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप से किसानी से जुड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि हर बार के इलेक्शन में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी के मैनिफेस्टो में किसान का कर्ज माफी जरूर होता है और इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े वायदे भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन के बाद कुछ नहीं बदलता। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जब तक हम ईमानदार छवि के नेताओं को चुनकर संसद में नहीं भेजेंगे जो कि किसानों की समस्याओं से अवगत हो, जिनका जीवन किसानों के हितों के प्रति समर्पित हो और जो कि संसद में किसानों की मुद्दा को दृढ़ता पूर्वक उठा सके, जिनका मुख्य कार्य एजेंडा किसानों की आर्थिक दशा दिशा को मजबूत करना हो, जो कि खुद भी खेती से जुड़े हुए हो, तब तक देश के अन्नदाता की स्थिति में सुधार नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। हर एक तरह के खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे चैनल ग्रो अप इंडिया के साथ। धन्यवाद।